हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे। वो है इन हाउस इथेनॉल ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। और इन हाउस ब्लेंडिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या फ़ायदे हमारे देश को है, हमको उससे क्या बेनिफिट होगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या हमारी कैपेबिलिटी है कि नहीं है, उस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या टेक्नोलॉजीज है, किस किस स्टेक होल्डर्स को इससे फ़ायदा हो रहा है, किसानों से लेकर कंपनीज, फैक्ट्रीज, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इस चीज़ से मैप किया गया है, जो कि मुझे बहुत कहना पड़ेगा काफ़ी काफ़ी काबिल तारीफ चीज़ है, जिसे नितिन गडकरी जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंडर में ये चीज़ को काफ़ी तरीके से पॉलिसी बनाते हुए उसे प्रोग्रेस किया जा रहा है। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और आपको इसके बारे में और जानकारी देते हैं। बट एक चीज़ और है कि ये जो अप्रोच है ब्लेंडिंग, तो दोस्तों ये जो टेक्निक है इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो पॉलिसी देश में सरकार लेके आई है, मतलब ये पॉलिसी थी पहले से, बट इसे काफ़ी रिफाइन किया गया है। इसका फोकस और इसका इम्पैक्ट अगर आप देखें तो नीति आयोग इसे ड्राइव कर रही है, इसे गाइड कर रही है। और मेक इन इंडिया के तहत ये काफ़ी कुछ ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन हमारे देश में करेगा, जिसके कारण हमारे देश को इस इन हाउस इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण हमें अपनी इंटरनल देश की अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रयोग कर पाएंगे, हमारी शक्ति बढ़ेगी उससे, और हमारी जो डिपेंडेंसी है जो क्रूड ऑयल पर हम देखते हैं, वो उस चीज़ को हम कम कर पाएंगे। और इसका एक बहुत ही सीधा सटीक रिलेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ, जो भारत ने कमिट किया है ग्लोबली यूनाइटेड नेशंस में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5 जून को नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रोड मैप के बारे में डिस्कस किया इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में, जिसका टारगेट जो फोकस करें कि 2025 तक हमें एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना है जिसके कारण हमारा जो ब्लेंडिंग का तेल में जो ब्लेंडिंग करेंगे हम, उसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पर, हमारे सोसाइटी पे, हमारे एनवायरनमेंट पे काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा, ताकि हम और बेहतर कल बना पाएंगे। 5 जून को प्रधानमंत्री साहब ने ये अनाउंसमेंट किया कि वो जो टारगेट है हमारा 2025 तक का, कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में ला देंगे। और ये पॉलिसी रिलीज़ की गई थी हमारी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। और एक्चुअली में अगर आप देखें तो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, 30 से 35% हमारा पोल्यूशन को रिड्यूस करने का हम 2022 तक का टारगेट सेट किया, 20 तक टारगेट सेट था कि हम 10% ब्लेंडिंग कर देंगे, जो कि अब 2022 को हम पूरा करना चाहते हैं। और कोशिश है कि करेंटली हम 8.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं पेट्रोल में हमारे देश में ही, और जिसके कारण हमारा जो प्रोक्योरमेंट होगा इथेनॉल का 320 करोड़ लीटर बढ़ जाएगा, और जिसके कारण हम 21,000 करोड़ तक का इथेनॉल प्रोक्योरमेंट जनरेट करेंगे, जिससे देश में किसानों को बहुत मदद मिलेगी। और आपको बता दूं 87% जो शुगर केन जो हम यूज़ करते हैं वो इथेनॉल ब्लेंडिंग में काम आता है। और इसका फ़ायदा हमारे व्हीकल का पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा, प्लस एग्रीकल्चर वेस्ट को भी कम करेगा। ये हमारे जैसा मैंने पहले कहा, ये हमारे तेल के इंपोर्ट को काफ़ी घटा देगा। और अगर आप देखो कि 1 लीटर को इथेनॉल को बनाने में नियमित कॉस्ट जो आता है करीब 62 रुपये का कॉस्ट बनता है। और इनफैक्ट यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ये भी कहा कि फ्लेक्सिबल इंजन व्हीकल इंजन्स को लेके आए, जिसमें ये इंजन्स रहेंगे उस कारों में रहेंगे जिससे कैपेसिटी होगी कि ये ब्लेंडेड इथेनॉल पे चल पाएंगे, जो 20 से 100% तक का हो। ब्राज़ील इस चीज़ को काफ़ी हद तक प्रैक्टिस कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, जैसे अब हम बात करेंगे इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा डिटेल में, और समझेंगे कि क्या एक्चुअली फोकस है। तो पॉलिसी लाई गई है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को करने के लिए, और जिसका जो स्टार्ट हो जाएगा हमारे 2023 के फाइनेंशियल ईयर से। तो फोकस ये है कि हमारा जो ओवरऑल इंपोर्ट, अगर आप देखो नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से, कि हम करीब $55 बिलियन हमने 2020-21 में स्पेंड किया 185 मिलियन टन क्रूड ऑयल पेट्रोलियम को इंपोर्ट करने के लिए। और दूसरी चीज़ अगर आप देखो कि जो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट या पेट्रोल क्रूड ऑयल लेते हैं, उसका अधिकतर उपयोग हो जाता है व्हीकल्स में ही, गाड़ियों में जाता है। तो जहाँ पे 20% का इथेनॉल ब्लेंडिंग काफ़ी हद तक मदद करेगा, और जिसका मदद से हम हर साल $4 बिलियन सेव कर पाएंगे, जो कि करीब 30,000 करोड़ के हिसाब से होता है। अगर आप देखो, जस्ट मैं एक प्रोजेक्शन दिखा रहा हूँ, ये नीति आयोग के रिपोर्ट से ली गई हुई है, कि गाड़ियों की जो संख्या आप देख सकते हो कि किस तरह से टू व्हीलर की और पैसेंजर व्हीकल्स की आप देखोगे बढ़ते जाएंगी, और इसका ग्रोथ रेट 8% के हिसाब से वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। चलिए आगे और थोड़ा डिटेल में समझते हैं बड़े पिक्चर को कि क्या ये चीज़ है। तो देखिए, एक्चुअल में हमारा जो अगर मैं बोलूँ 20% के इथेनॉल के डिमांड को पूरा करने के लिए हमें कितना इथेनॉल चाहिए, तो करीब ये एक एस्टिमेशन निकलता है कि 1016 करोड़ लीटर
लीटर इथेनॉल हमें चाहिए होगा उस 20% के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अभी आप देखो कि हमारा जो करंट रिसोर्सेज के हिसाब से ये एस्टिमेशन है कि हम मोटा मोटी अवेलेबल रिसोर्स के हिसाब से 720 से 22 से लेकर 921 करोड़ लीटर इथेनॉल जनरेट कर सकते हैं, मतलब ऑफसेट मतलब खुद का इंटरनल जनरेट कर सकते हैं, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी उनके कारण कुछ और ऑफसेट होगा। बट एक चीज मैं बहुत तारीफ करूंगा कि नीति आयोग ने इस चीज को ध्यान रखा कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल उतने भी ज्यादा नहीं चल पाए, फॉर एग्जांपल आप जानते हो हमारे देश में लोगों का रुझान किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर है, अगर ज्यादा नहीं चल पाए फिर भी हमारे इंटरनल कैपेबिलिटी होगी कि हम इसको ऑफसेट कर पाए। तो इसीलिए ये रेंज 722 से 921 पे करोड़ लीटर रखा गया है 2025 तक के लिए। अब आप देखो कि हमारा करंट कैपेसिटी क्या है। हमारे पास ऑलरेडी कैपेसिटी है 426 करोड़ लीटर, हम मोलासिस बेस्ड डिस्टिलरी से इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी से 258 करोड़ लीटर इथेनॉल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसी तरह हमें थोड़ा अपना कैपेसिटी को इन्हांस करना है सो दैट कि हम बाकी के जो रिमेनिंग 334 और 482 करोड़ लीटर इथेनॉल बना पाए, जो कि 1016 को अचीव कर पाए। तो इस चीज पे काफी ज्यादा फोकस किया नीति आयोग ने। वो उन्होंने जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली सोचा है, एकदम कोई भी एम्बिशियस टारगेट नहीं है ये, इसको बहुत ही तरीके से सोच समझ के इसको इस पर्टिकुलर पॉलिसी को बनाया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगर आप देखोगे कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग तो अच्छी बात है हम कर रहे हैं, बट इसका इफेक्ट क्या होगा एग्जिस्टिंग गाड़ियों पर, या जो गाड़ियां जो रहे इस पे यूज करेंगे। तो कहते हैं कि अगर आप इथेनॉल पे यूज करते हो तो इससे जो गाड़ियां होंगी, गाड़ियों के ओवरऑल जो एफिशिएंसी होती है वो घट जाएगी। 4 व्हीलर का 6 से 7% घट सकता है, 2 व्हीलर का 3 से 4% घट सकता है। बट इसका सोल्यूशन भी है, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन नहीं है। इसी कारण हम फ्लेक्स फ्यूल या फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन टेक्नोलॉजी की बात की है, जहां पे गाड़ी पूरी तरह से बोलते हैं कि 20 से 100% तक पूरी तरह से इथेनॉल पे चल सकती है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट इस चीज को समझने के लिए कार मेकर से भी बात कर रहे हैं, जैसे कार मेकर कहते हैं, जो उनका कहना है कि मॉडिफिकेशन, इंजन में माइनर मॉडिफिकेशन, हार्डवेयर और ट्यूनिंग करके वो इस लॉस को और घटा सकते हैं। और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ब्लेंडेड फ्यूल आने के कारण टैक्स इंसेंटिव बहुत मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा फ्यूल हमारे देश में बन रहा है, पहली बात, ठीक है ना, हम किसी से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आप इसको अपने देश में बना रहे हो तो बस उसका जो बेनिफिट है वो तो सरकार वापस आपको देगी ही, तो ये टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अगर आपको एक तरह से जहां एक साइड इफेक्ट दिखते हैं इंजन की तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखो सोल्यूशन भी है। तो दोनों चीजों को देखते हुए, इसे बैलेंस करते हुए इस पॉलिसी को बनाया गया है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं कि इमिशन रिडक्शन कितना हो जाएगा इस चेंज करने से। वहीं अगर आप कंपेयर करोगे कि गैसोलीन के कारण जो इमिशन होता था वो काफी अधिक था, ठीक है, बट वही आप कंपेयर करो कि अगर मैं 10% जो E10 आप देख रहे हो ना, वो 10% अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग करता हूं तो 20% रिडक्शन हो जाएगा कंपेयर टू गैसोलीन के रेशियो से या गैसोलीन के फिगर से। और अगर 20% ब्लेंडिंग करता हूं तो बस 50% तक 2 व्हीलर में रिडक्शन हो जाएगा, और 4 व्हीलर में तो 30% हो जाएगा, जो कि बहुत ही मतलब लाजवाब है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसे। वहीं हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन रहेगी 20% की, वहीं बट NOx नॉक्स जो आप सुनते होगे, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, उसमें कुछ खास चेंज नहीं होगा। 2 व्हीलर में होगा, 4 व्हीलर में कुछ खास चेंज नहीं होगा, वो 10% के ही आसपास ही रहेगी उतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, तो मैंने यहाँ कोशिश किया है कि आप सब लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि बस होता क्या चीज है। तो इथेनॉल 2 तरीके से, इनफैक्ट 4 तरीके हैं इसको बनाने के, बट मैं मेजरली 2 तरीकों के बारे में इसलिए बात करूंगा कि भारत में ये मेजरली इन 2 तरीकों से बनाई जाती है। एक तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज करती है एसिटिलीन हाइड्रेशन करके, और स्टीम को मिला के वो इस चीज को प्रिपेयर करते हैं इथेनॉल। और दूसरा जो प्रोसेस है वो है आपका शुगर। तो क्या होता है कि शुगर का जो एक को प्रोडक्ट होता है मोलासिस, शुगर बनाते हैं तो शुगर से जब मोलासिस को सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन से, तो जो गाढ़ा काला डार्क एक एलिमेंट निकलता है वो मोलासिस होता है, उसमें भी शुगर होता है दोस्तों। इसी मोलासिस का प्रयोग किया जाता है फर्मेंटेशन करने के लिए, और उसके थ्रू इथेनॉल बनाया जाता है। और मैं बात करता हूँ, हमारे देश में बहुत ही जबरदस्त कैपेसिटी है इस चीज को बनाने के लिए। बहुत बड़े बड़ी कंपनियां हैं, इंडियन ग्लाइकोल है, बजाज हिंदुस्तान शुगर्स है, श्री रेणुका शुगर्स है, बलरामपुर चीनी मिल्स है, जो कि आप जानते हो, मवाना शुगर्स है। इन सब के पास वो बराबर कैपेसिटी है इस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये 2 तरीकों से, मतलब ये इसमें अगर मैं जो कंपनियों की शुगर कंपनीज की बात कर रहा हूँ वो फर्मेंटेशन से काम करती है कुछ, और बाकी जो केमिकल कंपनीज है वो इथिलीन पेट्रोकेमिकल इथिलीन हाइड्रेशन प्रोसेस से फॉलो करती है। तो ये कुछ प्रोसेस था। तीसरा जो प्रोसेस है वो एक स्टार्ची मटेरियल को हाइड्रोलाइसिस करके बनाते हैं, वो इथिलीन ये इथेनॉल बनाते हैं। और उसके बाद आपका लिग्नोसेल्युलोस मटेरियल के थ्रू प्री ट्रीटमेंट करके फिर इसको हाइड्रोलाइसिस करके फिर फर्मेंटेशन करके
करके इथेनॉल बनाते हैं। तो अगर आप समझो प्रोसेस जितना सिंपल रहेगा दोस्तों उतना कॉस्ट कम रहेगा उस मैन्युफैक्चरिंग का। तो पहला जो दो प्रोसेस आप देख रहे हो, इथिलीन को यूज करके इथेनॉल बनाना और शुगर को यूज करके इथेनॉल बनाना, मतलब मोलासिस को यूज शुगर इथेनॉल बनाना, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। चलिए फटाफट हम देख लें कि होता क्या है। गन्ना उगता है, गन्ना मेज इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा देश में गन्ना सबसे अधिक प्रोड्यूस होता है तो हम गन्ने पे ही फोकस करेंगे। और गन्ना का प्रोडक्शन से फायदा किसानों को बहुत ज्यादा है, राइट। फिर ये जाता है फर्मेंटेशन के ऊपर, ये नेक्स्ट स्टेज है कि गन्ने को फर्मेंट करते हैं, शुगर को फर्मेंट करते हैं, उसको फिर प्यूरिफाई करते हैं, उससे इथेनॉल को अलग करते हैं, फिर इथेनॉल को अलग करते हैं, फिर उसमें ब्लेंडिंग करते हैं, मतलब ब्लेंडिंग का मतलब पेट्रोल और इथेनॉल को मिक्स करते हैं एक रेशियो में, और उसके बाद फिर उसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है, फ्यूल स्टेशन है, वहां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस इकोसिस्टम में अगर आप देखो तो यहाँ पे किसानों को फायदा हो रहा है क्रॉप्स के थ्रू। फर्मेंटेशन से लेकर ब्लेंडिंग तक का ये सारा जिम्मा, इथेनॉल प्रोडक्शन तक का ये वो शुगर कंपनियां हैं, वो पेट्रोकेमिकल कंपनियां हैं जो इथेनॉल प्रोड्यूस कर रही हैं। और ब्लेंडिंग का जो फायदा होता है वो पूरी तरह से वो ये मिलता है पेट्रोलियम कंपनीज को और ट्रांसपोर्टेशन को, और अल्टीमेटली सेल करने, राइट। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हुए अगर आप देखो फीड स्टॉक का कॉस्ट देखो, जैसा मैंने बता रहा था कि अगर मैं शुगर को यूज करता हूँ, करेक्ट, शुगर मोलासिस को यूज करता हूँ, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग काफी कम रहता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोसेस जितना कम कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना लेस खर्च आपके प्रोसेस में उस प्रोडक्ट को बनाने में लगेगा। तो इसीलिए अगर आप देखो तो 62 रुपए का एक मोटा मोटी एक्स मिल इथेनॉल प्राइस आता है। ये मैं जस्ट बता दूं, ये प्राइस वैरी कर सकता है। ये प्राइस जो है नीति आयोग की रिपोर्ट से ली गई हुई है। और उसी तरह से अगर आप देखो जो सबसे सस्ता लगता है, कम खर्च लगता है, वो लगता है डैमेज फूड ग्रेन्स, जो टूटी हुई चावलें होती हैं, जो बर्बाद हो जाती है चावलें होती हैं, उन सब का अगर प्रयोग करें तो 51 रुपए प्रति लीटर का इथेनॉल प्रोड्यूस हो सकता है। और अगर मक्का, मेज का भुट्टा जो आप सुनते हो, मेज अगर रहे तो 51 रुपए 55 पैसे में उसमें ही बन सकता है। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, हमने ये भी एस्टिमेट कर लिया है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक बात की इसके सोर्सेज के बारे में, हमारे पास कैपेसिटी है कि नहीं उसके बारे में, क्या प्लान किस तरह से प्रॉपर्ली जो पॉलिसी बनाई गई है वो किस तरह से प्रॉपर्ली अलाइंड है उसके बारे में बात की है। और अब हम बात करेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो भारत ने कमिट किया है यूनाइटेड नेशंस में कि हम 33 से 35% रिडक्शन करेंगे एमिशन में। ये जो अप्रोच है दोस्तों, इथेनॉल ब्लेंडिंग, काफी हद तक उसमें मदद करेगा। और इसके फायदे क्या है? इसका फोकस ये हो रहा है कि ये तो आपके क्रूड ऑयल का डिपेंडेंसी घटा रही है। दूसरी चीज है इन हाउस जो बिजनेस है हमारा इथेनॉल प्रोडक्शन बिजनेस पे फोकस रहेगा। हम अपने आपको खुद सेल्फ सस्टेन करेंगे और किसानों के लिए बेहतरी होगी, बिकॉज किसान और गन्ना उगाएंगे और उसे हमें देश को देंगे और कंपनीज को देंगे ताकि वो इथेनॉल प्रोड्यूस कर पाए। और ग्रीनरी और रिडक्शन ऑफ हार्मफुल एमिशंस गैसेस भी काफी तक। तो ये ओवरऑल जो पॉलिसी को अलाइन करने का तरीका था दोस्तों, बहुत ही लाजवाब था। और मैं इसमें बोलूं कि मेक इन इंडिया वाला जो फोकस है ना, कि हम खुद ही सशक्त बने, सस्टेनेबल बने, वो चीज़ पे पूरा फोकस है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा, पसंद भी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने इसमें कमेंट शेयर करें कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या चीज़ समझ में नहीं आया, कुछ आप अलग से हट के समझना चाहते हैं तो जरूर इसमें कॉमेंट करें। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और स्पेशली उन बच्चों के पास शेयर करें जो कि आपने आने वाले फ्यूचर में आगे अपने टेक्नोलॉजीज के ऊपर जाना चाहते हैं। जो नहीं भी जाना चाहते उनको भी जरूरत है, तो क्या पता मेरे इस वीडियो से वो प्रेरित होकर इस टेक्नोलॉजीज में काम कर सके। क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री, बायोकेमिकल इंडस्ट्री, सब में कितनी डिमांड है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन सब में कितनी डिमांड है। तो ये मेरा फोकस। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमें पता है कि जिस तरह से हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम और अच्छा करेंगे और सस्टेनेबल और बेहतरीन सोसाइटी बनाएंगे और हम हमारे देश को सस्टेनेबल बनाएंगे थ्रू दिस इथेनॉल ब्लेंडिंग अप्रोच। तो आशा करता हूँ कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग अप्रोच जो पॉलिसी बनाई गई है हमारे देश के लिए बहुत ही कारगर और बड़ी बेनिफिशियल रहे। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी सरकार का, हमारे देश का, हमारे साइंटिस्ट का, नीति आयोग का, जो इस चीज को बनाने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और हमें आगे अपने देश को और मजबूत और पावरफुल बनाने की कोशिश। धन्यवाद दोस्तों।